एवरीवन एंड वेलकम बैक टू CSIR नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। आज हम हीमोस्टैसिस को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कैस्केड मैकेनिज्म और कैसे फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में मतलब सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, इन इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम बोलते हैं जाइमोजेंस। जब भी हमारी ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो क्लॉटिंग कैस्केड ट्रिगर हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिन्हें हम जाइमोजेंस होते हैं, इनमें से कोई एक एक्टिव होएगा और ये क्या करेगा, एक प्रोटीएस की तरह एक्ट करेगा और नेक्स्ट इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर या फिर हम बोलेंगे नेक्स्ट जाइमोजन के कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स को कट करेगा, यानी कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करेगा और उसको ये क्या करेगा, एक्टिव बना देगा। देन जो सेकंड वाला एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो थर्ड वाले इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करके एक्टिव बना देता है। तो ये एक सीक्वेंस में चलता जाता है, एक दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि व्हेन ब्लड वेसल इंजरी ट्रिगर्स द क्लॉटिंग कैस्केड, तो हर एक एक्टिवेटेड फैक्टर प्रोटीएस की तरह काम करता है और कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स को नेक्स्ट जाइमोजन की कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स को ये कट करेगा, जिसको बोलते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ये जो क्लीवेज होती है ये एक्सपोज कर देती है नेक्स्ट प्रोटीन की एक्टिव साइट को और बेसिकली उसको ऑन कर देती है और इनेबल कर देती है कि वो एक्टिवेट करे फॉलोइंग फैक्टर को, जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग फैक्टर है उसको ये एक्टिवेट करे। तो अगर हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ कैस्केड की बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो चेन रिएक्शन है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ कैस्केड मतलब जो हमारा कैस्केड, जो कोएगुलेशन कैस्केड हमारा स्टार्ट हुआ है उसको वो एम्पलीफाई कैसे होता जा रहा है, मतलब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को कैसे एक्टिवेट कर रहा है। तो ये जो चेन रिएक्शन होती है ये बेसिकली एम्पलीफाई कर रही है क्लॉटिंग के रिस्पॉन्स को। ये इंश्योर करती है कि जो क्लॉट का फॉर्मेशन है वो फटाफट हो और बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, मतलब क्लॉट इंजरी की साइड पे हो, किसी और जगह पे ना हो, बहुत रैपिडली हो और बहुत प्रिसाइजली हो। ठीक है, तो जब हमारी क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे एक्टिव होते हैं तो ज़्यादातर उसमें, अब जब ये एक्टिव होते हैं तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करेंगे, मेनली सेरीन प्रोटीएसेस जो कि कट करेंगे दूसरे प्रोटीन्स को, और बाकी कुछ इसमें काम करते हैं एज हेल्पर्स या को फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स को और अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटलाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप को, मतलब कि ये एक्टिवेशन के जो भी हमारा एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है, वन क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड को कर रहा है, सेकंड थर्ड को कर रहा है, तो ये उसको स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि कैस्केड मूव कर रहा है एफिशिएंटली फॉरवर्ड, मतलब जो कैस्केड हमारा चल रहा है वन फर्स्ट सेकंड को कर रहा है, सेकंड थर्ड को कर रहा है, थर्ड फोर्थ को, तो ये एफिशिएंटली फॉरवर्डली मूव कर रहा है ये हमारा रिएक्शन और हमें एंड में एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन क्लॉट मिल रहा है। हर एक स्टेप जो कैस्केड में होता है उसको एक्सेलरेट करता है कौन, पिछला वाला क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि पिछले वाला क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे या तो प्रोटीज की तरह एक्ट कर रहा होगा या फिर को फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर प्रोटीज की तरह एक्ट कर रहा होगा तो मान लो सेकंड वाले की हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला वाला फर्स्ट वाला क्लॉटिंग फैक्टर है वो अगर प्रोटीज की तरह एक्ट कर रहा है तो वो सेकंड वाले को कट कर रहा है, तो उसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कर रहा है। और अगर वो को फैक्टर की तरह काम कर रहा है तो मतलब कि वो इस प्रोसेस को, इस प्रोटियोलिटिक क्लीवेज को होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएट कर रहा है एक रैपिड और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब प्लेटलेट्स का क्या रोल है इसमें, जब हमारी प्लेटलेट्स, जब भी इंजरी होगी तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ये एक्सपोज करती हैं कुछ फॉस्फोलिपिड्स को उनके सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3, PF3, या फिर हम प्रोकोएगुलेंट फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। मतलब कुछ फैट्स होते हैं इनके सरफेस पे प्लेटलेट्स के
वो एक्सपोज हो जाते हैं जब भी ये प्लेटलेट्स हमारी एक्टिवेट होती हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये एक स्पेशल प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो फैट्स हैं उनके सरफेस पे, ये एक स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। जो एक कैस्केड प्रोसेस चल रहा था ना हमारा, वो कहाँ पे चलता है? वो इसी स्पेशल प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। सो दीज phospholipids provide a special platform for the assembly and acceleration of clotting factor complexes. पर्टिकुलरली कौन सी रिएक्शंस? पर्टिकुलरली वो वाले रिएक्शंस जिनमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत है, या फिर एक सरफेस की ज़रूरत है, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है जिसके ऊपर ये रिएक्शन होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ये रिएक्शन जो कैस्केड मैकेनिज्म है कहाँ पे चलता है, कोएगुलेशन कैस्केड कहाँ पे चलता है, तो उसका आंसर होगा कि प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनको बोलते हैं PF3 एंड प्रो कोएगुलेंट फॉस्फोलिपिड्स। वो एक्सपोज हो जाते हैं जब हमारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर ये कैस्केड मैकेनिज्म चलता है। तो बाय सप्लाइंग दिस ऑप्टिमाइज्ड सरफेस, activated platelets help clotting reactions occur rapidly and efficiently right at the injury site, solidifying the clot and minimizing blood loss. तो हमने ये पढ़ा था कि जो हीमोस्टैसिस होता है वो एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में प्लेटलेट्स हमारी हेल्प कर रही थी। प्राइमरी में कैसे हेल्प कर रही थी कि प्लेटलेट्स रश कर रही थी टू द इंजरी साइट और आपस में क्लम्प कर रही थी और एक टेम्पररी प्लग बना रही थी। और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस में वो कैसे हेल्प कर रही है? वो सरफेस प्रोवाइड कर रही है। किसके लिए? कोएगुलेशन कैस्केड प्रोसेस के लिए, ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके सरफेस के ऊपर आकर रिएक्शंस कर करके एंड में फाइब्रिन बनाए। इससे क्या होएगा कि जो हमारा ये रिएक्शन हो रहे हैं ना कैस्केड मैकेनिज्म, ये उसी साइड पे होंगे जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है। तो इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन की। अब हम शुरू से बात करते हैं कहाँ से हमारा फाइब्रिन बना है। फर्स्ट प्रोटीन हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने एक पढ़ा था फाइब्रिनोजन। ये इसको हम फैक्टर 1 भी बोलते हैं। फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक सॉल्यूबल प्रोटीन होता है, जो कि ये जो हमने अभी कैस्केड मैकेनिज्म पढ़ा था इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक सॉल्यूबल प्रोटीन है, ये ध्यान रखना। फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल प्रोटीन है जो कि लिवर बनाता है। कहाँ पे? अपने लिवर सेल्स के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स में पाया जाता है। कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर ये फ्रीली सर्कुलेट करता है जब तक बॉडी को क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कहने का मतलब है फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल प्रोटीन होता है जो कि लिवर बनाता है अपने लिवर सेल्स के अंदर, और जब ही वहाँ पे अच्छे से बन जाता है तब इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया जाता है कि ब्लड स्ट्रीम में आप चले जाओ। ब्लड स्ट्रीम में ये सॉल्यूबल फॉर्म में रहता है, मतलब कि डिज़ोल्व रहता है प्लाज्मा के अंदर और फ्रीली मूव करता रहता है। अब उसके जो फ्रीली जब भी मूव करता रहता है, अब अगर बॉडी में कहीं पे भी कट लगा और क्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ी तो ये फटाफट से अपना काम में आ जाता है। तो ये कैसे आएगा काम में, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जो जब हमारी ब्लड वेसल की इंजरी होती है और क्लॉट फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अब एक एंजाइम है, कैसे आया वो काम में हम वो जानते हैं। एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, ये भी हमारे प्लाज्मा में होता है। ये क्या करता है? ये इस सॉल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक इनसॉल्यूबल प्रोटीन में, जो कि बनता है, जो जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिन। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट करा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फाइब्रिन है हमने पढ़ा था कि यही वो फाइब्रिन होता है जो कि प्लेटलेट्स को एक तरीके से आपस में वीव करता है। मतलब हमने सीमेंट और ब्रिक्स का एक एग्जांपल पढ़ा था कि ब्रिक्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो इतना स्टेबल नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर हम उसको सीमेंट से उनको कनेक्ट कर देंगे अच्छे से तो वो एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग फर्म स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसे ही जो फाइब्रिन होता है वो जब हमारी प्लेटलेट्स क्लम्प हो जाती है इंजरी साइट पे एट द टाइम ऑफ प्राइमरी, जो हमारा प्राइमरी हीमोस्टैसिस के टाइम पे, तो उसी टाइम पे फाइब्रिन जब बनता है तो वो वीव करना शुरू कर देता है
प्लेटलेट्स के भी मतलब प्लेटलेट्स को आपस में और ज़्यादा अच्छे से जोड़ देता है वो, जिससे कि हमें एक फाइनल ब्लड क्लॉट मिलता है। और उसके बाद उससे क्या हमें फ़ायदा है, उससे फ़ायदा होगा कि बॉडी को टाइम मिल जाता है ब्लड वेसल को हील करने में। तो ये फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन था, इसको एक इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कौन? थ्रोम्बिन। फाइब्रिन क्या कर रहा है? एक मैश बना रहा है ताकि वो स्टेबलाइज कर सके ब्लड क्लॉट को और ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। कैसे? प्लेटलेट्स के चारों तरफ वीव करना शुरू कर देता है ये। नाउ अब फाइब्रिनोजन कैसे काम करता है? फाइब्रिनोजन अगर हम बात करें, डिज़ोल्व स्टेट में होता है ब्लड में, मतलब प्लाज्मा में, और रेडी होता है ये कि जैसे ही इसका बुलावा आएगा क्लॉटिंग के लिए तो ये फटाफट से क्विकली काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब क्लॉटिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को कट करता है टू मेक लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड्स, और लंबे लंबे फाइब्रिन थ्रेड्स बना देता है। अब ये जो थ्रेड्स हैं आपस में क्रॉस लिंक करते हैं और ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्लड क्लॉट या प्लग मिलता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है किस चीज़ में? ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में, और वेसल को इनफ टाइम मिल जाता है हील करने के लिए। ये भी प्रॉपरली एक प्रोसेस है। थ्रोम्बिन कैसे कट कर रहा है फाइब्रिनोजन भी, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को ये पॉसिबल कर पा रहा है और एक्सेसिव ब्लीडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। हम एक और चीज़ देखेंगे कि ब्लड टेस्ट के अंदर ना फाइब्रिनोजन को देखा जाता है उसकी कितनी वैल्यू है। तो बेसिकली ये कि मार्कर है फॉर हेल्थ कंडीशंस, जहाँ पे ब्लड टेस्ट में इसको मेजर किया जाता है। अगर इनफ फाइब्रिनोजन नहीं हुआ ना बॉडी में, तो इवन अगर छोटी से छोटी इंजरी हुई ना तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड स्ट्रॉन्ग क्लॉट्स नहीं बना पाएगा। डॉक्टर्स इवन टेस्ट करते हैं फाइब्रिनोजन लेवल्स को प्लाज्मा में, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके हेल्थ प्रॉब्लम्स को। कम या ज़्यादा लेवल्स इंडिकेट करते हैं कि या तो लिवर डिजीज़ है, या एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है, या ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है। फाइब्रिनोजन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजन एक की प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लिवर के अंदर बनता है, और वो हमेशा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉट्स को बनाने के लिए, जब भी हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करना है या हीलिंग को स्टार्ट करना है। फाइब्रिनोजन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन का जो स्ट्रक्चर है वो, देखिए आप ये समझिए कि एक चेन है, एक एक तरीके से 3 चेन्स हैं। कौन कौन सी? एक ए अल्फ़ा चेन, एक बी बीटा चेन, एक गामा चेन। तो ऐसी 3 चेन्स के 2 सेट हैं, उससे मिलकर बना है हमारा फाइब्रिनोजन का स्ट्रक्चर। तो हम बोलेंगे फाइब्रिनोजन स्ट्रक्चर इज बिल्ट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल सेट्स। 2 आइडेंटिकल सेट्स किस चीज़ के? 3 चेन्स के, ईच नेम्ड ए अल्फ़ा, बी बीटा एंड गामा। और तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? ए अल्फ़ा बी बीटा गामा का ट्वाइस। तो ये कितनी चेन हुई टोटल? 3 चेन्स के 2 सेट हुए, तो कितनी? 6 चेन्स हुई। ये जो 6 चेन्स होती हैं ये बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे नहीं कि ये खुली घूम रही होती हैं, नहीं, इनको जुड़ा हुआ होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। कितने? 29 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और एक सिमेट्रिकल प्रोटीन बनाते हैं ये। अब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो प्रोटीन क्या है फाइब्रिनोजन, और वो क्या है? फ्लेक्सिबल एंड स्टर्डी। फ्लेक्सिबल का मतलब जब भी थ्रोम्बिन चाहेगा तो उसको कट वगैरह लगा लेगा, वो बेंड हो जाएगा, मतलब ये फाइब्रिनोजन बेंड हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि एंड में फाइब्रिन बनेगा। और स्टर्डी का मतलब है कि जब हमारी क्लॉटिंग नहीं हो रही उस टाइम में प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में मूव कर रहा है, तो ये उस टाइम पे अपना इसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, फॉर्म है, इसको ऐसे कोई नहीं मतलब चेंज कर सकता। और ये चेंज कब होएगा? ये चेंज तब होएगा जब थ्रोम्बिन इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों, मतलब ये फ्लेक्सिबल और स्टर्डी कैसे है, क्योंकि फाइब्रिनोजन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 3 चेन से मिलकर बना है, ए अल्फ़ा, बी बीटा और गामा। अब हर एक जो सेट है ना चेन का, उसे ट्राइमर बोलेंगे, इसके अंदर आएगा ए अल्फ़ा, बी बीटा, गामा। ये सारी चेन्स आपस में जॉइंड हैं। 2 ट्राइमर्स आर लिंक्ड रिजल्टिंग इन द फुल फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल।
तो ये जो दोनों ट्राइमर्स होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं और एक फुल फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। टोटल इसमें 6 चेन्स होती हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा गामा का ट्वाइस। अब ये आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी हुई होती हैं हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगी, अगर ये सिंगल चेन के अंदर जुड़ रहे हैं तो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, और अगर 2 सेट्स जुड़ रहे हैं आपस में तो वो होंगे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इंट्रा एंड इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से ये आपस में दोनों सेट्स, दोनों चेन्स के सेट्स जुड़े हुए हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कीप दीज चेन्स टुगेदर एंड गिव द मॉलिक्यूल इट्स स्टेबिलिटी फॉर सर्कुलेटिंग इन प्लाज्मा। तो इससे इनको ये हेल्प मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्लाज्मा के अंदर जब भी सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि अगर जब ज़रूरत पड़ेगी क्लॉटिंग के टाइम पे तो ये आराम से बेंड वगैरह हो जाएंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएंगी, कट वगैरह इनमें आराम से लग सकते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर डिज़ाइन की बात करें, की बात करते हैं, सी आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें इतना नहीं समझ में आएगा, आगे और भी हम चीज़ें देखेंगे तब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 चेन्स हैं, उनके 2 सेट्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो जो मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है, तो ये जो चेन्स के एंड होते हैं ना वो ग्लोबुलर होते हैं। सी यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लोबुलर है चेन के एंड्स। तो चेन के एंड्स ग्लोबुलर होते हैं, ये हम राउंड रीजन्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो मतलब ये जो चेन्स है हमारी, इनके एंड्स ग्लोबुलर होते हैं। क्यों? फॉर द प्रोटीन इंटरेक्शंस। लेकिन जो मिडल वाला पार्ट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बेंडेबल होता है। किसके लिए? क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो चेन्स है उनकी एंड्स हमारे ग्लोबुलर हैं ताकि प्रोटीन इंट्रैक्शंस आराम से हो पाएँ, और जो मिडल वाला पार्ट है चेन का वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि बेंडेबल है, ताकि वहाँ पे आराम से फाइब्रिन के थ्रेड्स बन पाए, क्लॉटिंग बन हो पाए। ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ये फाइब्रिनोजन को क्विकली फाइब्रिन की स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है जब भी क्लॉट की ज़रूरत होगी। ये डिज़ाइन इंश्योर करता है कि ये आराम से कट हो सकता है और रीअरेंज हो सकता है थ्रोम्बिन के थ्रू इनटू द स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड्स, इनटू द स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन स्ट्रैंड्स ऑन डेमा। सिंपल टर्म्स में बात करें तो फाइब्रिनोजन को आप एक बिल्डिंग की तरह समझ सकते हो जिसके अंदर 2 सेट्स हैं, 3 टाइप, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स। 3 तरीके के पार्ट्स के 2 सेट्स हैं, और हर एक जो पार्ट है और हर एक जो सेट है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इंट्रिकेटली लिंक्ड है फॉर फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉटिंग एक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और ये अडेप्टेबल भी है। फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल 2 सेट से मिलकर बना है, ए अल्फ़ा बी बीटा गामा चेन्स के, जो टाइटली लिंक्ड हैं विद 29 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दीज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल लिंक्स यानी कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रक्चर को एक फर्म स्ट्रक्चर दे रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहे हैं। ये सेम चीज़ दोबारा बता रही हूँ मैं, कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स सेम चेन के अंदर होते हैं यानी कि इंटर चेन, जबकि कुछ क्या होते हैं कि डिफरेंट दोनों सेट्स के बीच में होते हैं जैसे इंटर चेन, तो जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखे डाइसल्फाइड बॉन्ड के, तो टोटल जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं फाइब्रिनोजन में वो होते हैं 29, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं और स्टेबलाइज कर रहे हैं इन 6 चेन्स को। जो बॉन्ड्स हैं उनमें इंट्रा चेन भी है और इंटर चेन भी है। ठीक है, ये जो क्लोज बॉन्डिंग है ये बहुत ज़रूरी है फाइब्रिनोजन की एबिलिटी के लिए कि वो स्टेबल रहे प्लाज्मा के अंदर और रिस्पॉन्ड करे क्विकली जब भी क्लॉटिंग ट्रिगर्ड हो। तो फाइब्रिनोजन के 2 सेट्स हैं जो कि 29 रोबस्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़कर बने हैं एंड जो कि प्रोटीन को स्ट्रेंथ दे रहे सर्कुलेशन में और रेडी बना रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब देखिए, हमने देखा था कि जो फाइब्रिनोजन है वो लिवर के अंदर बनता है। स्पेसिफिकली कहाँ बनता है? लिवर सेल्स के अंदर बनता है, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। इसकी सिंथेसिस के बाद जब लिवर सेल्स में बन जाता है तो ये फाइब्रिनोजन को प्रोसेस करने के लिए
सिक्रिएट करने के लिए ब्लड स्ट्रीम फाइब्रिनोजन प्रोसेस होता है और कहाँ पे सिक्रिएट कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे कि वो सर्कुलेट करता रहता है प्लाज्मा में और रेडी रहता है कि जब भी ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत होएगी तब मैं काम आऊँगा। तो जो फाइब्रिनोजन को कहाँ पे प्रोसेस होता है, फाइब्रिनोजन जब हमारे सेल में बन जाता है तो फाइब्रिनोजन प्रोसेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी एपरेटस में, लिवर सेल्स के अंदर ईआर और गोल्जी एपरेटस के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो ईआर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन चेन्स असेंबल होती हैं, प्रोटीन की जो चेन्स हमने बताई हैं ए अल्फ़ा बी बीटा गामा, ये असेंबल होंगी और इनमें कुछ इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन शुरू होती है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे आगे। और जो असेंबल जब हमारा फाइब्रिनोजन अब इसमें असेंबल हो जाता है तो फिर ये गोल्जी एपरेटस के पास जाता है जहाँ पे कि फाइनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, सल्फेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। ये सब कंप्लीट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में इसको डाल दिया जाता है। तो जो गोल्जी एपरेटस है एक तरीके से प्रोटीन का फिनिशिंग सेंटर है कि यहाँ पे जी फाइनल प्रोसेसिंग होएगी, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा। तो गोल्जी में क्या होता है कि जो फाइब्रोजन है वो कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू पास करता है। पहला है ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होता है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें फाइब्रिनोजन में ऐड कर दिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पे। इससे क्या है कि वो ब्लड में स्टेबल रहेगा आगे जाके और करेक्टली इंटरैक्ट करेगा प्रोटीन्स के साथ, बाकी प्रोटीन्स के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन, इसमें क्या है कि OH ग्रुप्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि अच्छे से ये प्रोटीन फोल्ड कर पाए, जब भी ज़रूरत पड़े इसकी करेक्ट शेप में फोल्ड कर पाए। सल्फेशन होता है यानी कि SO4 ग्रुप्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि ये इम्पैक्ट डालते हैं कि प्रोटीन बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। फॉस्फोराइलेशन, PO4 ग्रुप्स अटैच कर दिए जाते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कि प्रोटीन कैसे बिहेव करेगा, मतलब कि फाइब्रिनोजन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, किस कंडीशन में फाइब्रिनोजन एक्टिव होगा, किस कंडीशन में इनएक्टिव होगा। तो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूली मेड इसकी हेल्प से हमें एक नया फाइब्रिनोजन मिलता है जो कि मैच्योर फंक्शनल होता है और जिसको हम सिक्रीट कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड रेडी फॉर यूज़ इन क्लॉटिंग व्हेन नीडेड। अब ये जो डायग्राम है हम इसको समझते हैं। तो इसमें ना इसने बताया हुआ है, आपको ऊपर जो दिख रहा है ना टॉप पे, ये है फाइब्रिनोजन जो कि एक प्रोटीन है, हमने पढ़ा था ब्लड के अंदर ये फ्लोट कर रहा है। इसके अंदर 6 चेन्स हैं, इसमें आपको दिख नहीं रही सही से, इसमें 6 चेन्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि थ्रोम्बिन एक दूसरा प्रोटीन है, ये उसके ऊपर एक्ट करेगा और थ्रोम्बिन एक सिजर्स की तरह काम करता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को स्पेसिफिक स्पॉट्स पे कट कर देता है, ठीक है। ये कटिंग रिमूव कर देती है छोटे छोटे पीसेस को, कौन से, और उन पीसेस को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोपेप्टाइड्स। इनको ये क्या करती है, रिमूव कर देती है। उसके बाद जो फाइब्रिनोजन बचता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। तो जब भी हमारा फाइब्रिनोपेप्टाइड्स रिमूव होगा तो हमें एक स्टिकी पीस मिलेगा, किस चीज़ का, फाइब्रिन मोनोमर का। अब ये जो मोनोमर्स होते हैं ये आपस में जुड़ने को तैयार होते हैं। तो फाइब्रिन मोनोमर्स क्या करते हैं, एंड टू एंड एंड साइड टू साइड ये क्या करते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये प्रोटोफाइब्रिल। अब ये जो प्रोटोफाइब्रिल है ये पहला स्ट्रक्चर होता है ब्लड क्लॉट का, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड क्लॉट क्या है हमारा, फाइब्रिन प्रोटोफाइब्रिल। अब ये जो प्रोटोफाइब्रिल होते हैं ये भी आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग मैश ऑफ फाइबर्स बनाते हैं। अब यही मैश है जो कि स्टेबल क्लॉट को जो कि एक हमारा स्टेबल क्लॉट है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। यही है वो जिसके बीच बीच में हमारा सेल्स ट्रैप होंगे और हमें एक स्टेबल क्लॉट मिलेगा। अब आपको ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, GPRP, बेसिकली ये क्या इनहिबिटर्स हैं जो कि फाइब्रिन के साथ अटैच करते हैं और रेगुलेट करते हैं क्लॉट के फॉर्मेशन को।
नाउ तो बेसिकली हमें इसमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें दिखा कि फाइब्रिनोजन लिक्विड प्रोटीन था ब्लड के अंदर, थ्रोम्बिन ने उसको कट करके फाइब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि स्टिकी पीसेस बन गए। मोनोमर्स आपस में साइड टू साइड और एंड टू एंड जुड़ना शुरू हो गए और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, प्रोटोफाइब्रिल। प्रोटोफाइब्रिल हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्लड क्लॉट का, फर्स्ट। ठीक है, तो ये अब फिर ये करते हैं, ये फाइब्रिन प्रोटोफाइब्रिल्स भी आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो यही हमारा क्रॉस लिंक करना शुरू कर जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट हमें मिलता है। नाउ एक और चीज़ देखते हैं हम, सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो हुआ क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन, अब एक और चीज़ देखते हैं। ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि एक्टिवेटर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसकी हेल्प से, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन है जो कि एक सीजर्स की तरह एक्ट करेगा और फाइब्रिनोजन को कट कर देगा फाइब्रिनोजन मोनोमर में, एंड हमें एंड में फाइब्रिन फाइबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे फाइब्रिन फाइबर्स होते हैं, ये क्या होता है कि इसमें जो फाइब्रिन फाइबर्स होते हैं ये आपस में स्टिक करते हैं और हमें क्या मिलता है, क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फाइबर्स। तो ये कैसे स्टिक करते हैं, ये स्टिक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और इस एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को फर्दर कौन एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन। तो हमें क्या पता लगा, प्रोथ्रोम्बिन से हमें थ्रोम्बिन मिला, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन मोनोमर में कन्वर्ट किया, इस मोनोमर से हमें फर्दर मिले फाइब्रिन फाइबर्स और ये क्रॉस लिंकिंग होके हमें मिला क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फाइबर्स। ठीक है, और उससे फिर हमें हमारा ब्लड का क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इतना ही था आज के लिए, एंड आई फील आपको कैस्केड और फाइब्रिनोजन समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोस्टैसिस को और भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।